सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज बिंदास एजुकेटर। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का। और आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द थर्मल फिजिक्स एंड दैट इज काइनेटिक थ्योरी। बच्चे हमने अलग से इस पूरे थर्मल फिजिक्स की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। उस थर्मल फिजिक्स में आपको कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन, ये सारे टॉपिक जितने भी थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड है सब आपको सारे के सारे चैप्टर उस एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो थर्मल फिजिक्स है, वी आर नॉट जस्ट मेकिंग द नेम्स ऑफ द प्लेलिस्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, हम बिल्कुल भी जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में जो कंटेंट प्रिपेयर होता है, जिस तरीके से वहाँ पर टॉपिक्स डिवाइड होते हैं, उसके हिसाब से हमने डिवाइड किया है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि थर्मल फिजिक्स के नाम से कौन सी प्लेलिस्ट है। एनसीईआरटी में तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जी। बिल्कुल थर्मल फिजिक्स बिल्कुल एज सच एज उस नाम से कोई चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी में। लेकिन एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने सिर्फ इस एक प्लेलिस्ट में कवर किए हैं, जिसमें से थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द थर्मल फिजिक्स एंड दैट इज काइनेटिक थ्योरी। चलिए बच्चे एक्चुअल में ये जो काइनेटिक थ्योरी है ये हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जनरली गैसेस जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक आइडियल गैस होती है, एक रियल गैस होती है। बच्चे आइडियल गैस, एक्चुअल में आइडियल गैस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ रियल गैस पॉसिबल होती है। और देखिए क्या बात है, रियल गैस हमारे सिलेबस में ही नहीं है। यानी कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। हम कुछ असम्पशन लेंगे, इस रियल गैस को आइडियल गैस मानेंगे और तब हम उस चीज की स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चों आइडियल गैस के बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअल में आइडियल गैस होती क्या है, हम उस गैस को आइडियल बोलते क्यों हैं, ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि हम किसी गैस को आइडियल बोलेंगे। चलिए उसके लिए हम देख लेते हैं। इन एन आइडियल गैस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो, जो कि एक्चुअल में कभी एज सच पॉसिबल नहीं है। बच्चों कोई भी गैस हो, कितना भी दूर दूर हो, है ना, कहते हैं ना जैसे दो लोग हैं, दो लोग जो पहले कभी दोस्त हुआ करते थे, वो गैस जो पहले कभी किसी लिक्विड स्टेट में थी, जब दो लोग दोस्त हुआ करते थे, उनके बीच में दूरियां कितनी भी बढ़ जाए लेकिन उनके बीच में पूरा अट्रैक्शन खत्म नहीं होता। सिमिलरली रियल गैस जो होती है उनके बीच में, उनके गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही रहता है। और अगर वो हमें आइडियल गैस अज्यूम करनी पड़े तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि उसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी जीरो, देन ओनली द रियल गैस विल बिहेव एज अ आइडियल गैस। तो सबसे पहली कंडीशन ये थी जो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इसीलिए हमने बोला था कि आइडियल गैस कभी एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रियल गैस पॉसिबल होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। यानी कि हम रियल गैस को आइडियल गैस मानकर ही स्टडी करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस व्हेन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल और जीरो, दैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। नेक्स्ट पॉइंट, a real gas will behave as ideal gas at low pressure and high temperature। चलिए देखिए, इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। बच्चे मान लीजिए दो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई है और वो दो फ्रेंड्स हैं, ये गैस के दो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मान लीजिए आप और आपके क्लासमेट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशर का काम करते हैं, यानी कि प्रेशर का काम करते हैं। देखो जैसे किसी गैस के ऊपर हम प्रेशर लगाएं, ठीक है, मान लीजिए एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर का पिस्टन है और इसके अंदर गैस भरी हुई है। तो हम सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहे हैं, ऑल्दो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। हम इन दो मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री कंसीडर कर रहे हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो एंड तक तो जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई, यानी कि आप लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो गए। तो जैसे ही लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कोई चीज चेंज होती है तो उसके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में दूरियां बढ़ गई। अब कुछ लोग ऐसे थे जो आपके ऊपर प्रेशर लगाते थे, जैसे प्रेशर लगा के गैस को हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को पास पास लाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो आपको पास लाना चाहते थे प्रेशर लगाकर। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जो आपके बीच में आग लगाना चाहते थे, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करके आपको दूर दूर करना चाहते थे। यानी कि प्रेशर लगाने से ये गैस के मॉलिक्यूल्स पास आते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये गैस के मॉलिक्यूल दूर जाते हैं। हमें आइडियल गैस को रियल गैस बनाना है और आइडियल गैस को अगर रियल गैस बनाना होगा
आइडियल गैस को अगर रियल गैस बनाना होगा, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, जो इनको पास लाना चाहता है, जो चीज इनको पास लाना चाहती है उसको कम करना होगा, और जो चीज इनको दूर ले जाना चाहती है उसको बढ़ाना होगा। क्योंकि ये रियल गैस आइडियल गैस तब बनेगी जब इनके बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, यानी कि हमें आग ज्यादा लगानी होगी और प्रेशर कम लगाना होगा। सिमिलरली अ रियल गैस विल बिहेव एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर, यानी कि पास में लाने वाला फोर्स कम है, एंड इंक्रीज टेम्परेचर, यानी कि आग लगाने वाले लोग ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, इनके बीच में इतनी दूरियां हो जाएंगी कि द रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस, उन दोनों के बीच का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। देयर विल बी जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो। एब्सोल्युटली, देखिए ये दो लोग पास में कब आ सकते हैं, ये वापस से अपनी पहले जैसे दोस्ती कैसे ला सकते हैं। इनके बीच में अगर थोड़ी बहुत भी फीलिंग्स बची होगी एक दूसरे के लिए, तो जब हम इनको पास लाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हमेशा के लिए पास आ जाए और अपनी स्टेट जो है वो गैस से वापस लिक्विड कर ले। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, इसका मतलब अब क्या होगा, ये गैस कभी लिक्विफाई ही नहीं हो सकती और ये गैस कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं आ सकती। सिमिलरली ये पॉइंट जो लिखा हुआ है, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज जीरो, देन दैट पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट। और ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। बिल्कुल, देखिए हम मान लेते हैं कि हमने इनमें आग लगाना शुरू किया, इन दो दोस्तों के बीच में आग लगाना स्टार्ट किया, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो एक ऐसी लिमिट आएगी कि उस लिमिट तक गैस पे प्रेशर लगा के उसको लिक्विफाई किया जा सकता है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो गई, यानी कि हमने इतनी आग लगा दी इन दो लोगों के बीच में कि इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, तो हम इनको कभी लिक्विड स्टेट में नहीं ला सकते, चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो। यानी कि चाहे कितने भी मिलाने वाले इनको दोनों को लोग आ जाएं, वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने आग इतनी ज्यादा लगा दी। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर के बाद हम कितना भी प्रेशर लगा ले वो गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती। एंड दैट मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि उस टेम्परेचर से जस्ट पहले वाला टेम्परेचर। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा आग लगा दी कि अब गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, तो उस स्टेज पर जाने से जस्ट पहले वाला टेम्परेचर, यानी कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि वो मैक्सिमम आग लगाने वाली सिचुएशन कि जहां तक हम उनको बचा के लिक्विड स्टेट में ला सकते थे, वापस से पैचअप करवा सकते थे, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर वहां से बात आगे बढ़ी, यानी कि ऐसा टेम्परेचर आ गया कि अब कितना भी प्रेशर लगा लो अब दोनों कभी लिक्विफाई नहीं हो सकते, उससे जस्ट पहले वाले टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया क्रिटिकल टेम्परेचर? चलिए, बिल्कुल समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मूंगफली खाते खाते यूं चुटकियों में खत्म कर देंगे सिलेबस, घबराइए मत, ध्यान से पढ़िए, बस आराम से आ जाएगा। बिल्कुल, फिजिक्स तो बहुत आसान है। चलिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि अब आग लगाने वालों ने आग इतनी ज्यादा लगा दी कि भाई अब तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्रॉस हो गया। ठीक है, देन गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर, यानी कि अब आग इतनी ज्यादा लग गई है कि दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं और दोनों एक दूसरे को याद भी नहीं करना चाहते। अब उनके बीच में कितने भी लोग आ जाएं उन दोनों को मनाने के लिए, वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। यानी कि अब टेम्परेचर जो था वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हो चुका है, और क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है तो इसका मतलब वो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती। चलिए, now the next point is a gas below its critical temperature is called as vapor, यानी कि अगर कोई भी चीज जो लिक्विड स्टेट से गैस बनी थी और उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है, यानी कि अभी वो स्टेट नहीं आई कि उसको वापस लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि अभी क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं आया, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले वाले टेम्परेचर तक, ठीक है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्रॉस नहीं हुआ, यानी कि विद इन द लिमिट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, कि जब तक इस गैस को लिक्विफाई करके लिक्विड स्टेट में बनाया जा सकता है उस वक्त तक इस गैस को हम वेपर बोलेंगे, वेपर बोल सकते हैं। ठीक है, और उसको वेपर बोलते भी हैं। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर कोई गैस उस टेम्परेचर पर है कि जहां तक प्रेशर लगाने के बाद उसको लिक्विड में चेंज किया जा सके, उस टेम्परेचर तक उस गैस को हम वेपर बोलेंगे। विद इन दैट लिमिट ऑफ टेम्परेचर द गैस विल बी कॉल्ड एज वेपर। और व्हाट इज दैट लिमिट? दैट लिमिट इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि पहला पेज बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, नाउ वी विल स्टडी अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज द सिंपल एक्सप्रेशन फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P is equal to P naught e to the power mgh by RT, and here this P naught is your atmospheric pressure. This is your atmospheric pressure. ठीक है, चलिए इस चीज के बारे में हम ज्यादा, इस फॉर्मूला के बारे में मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं। ये जस्ट इट वाज मेयरली जस्ट एन व्हाट यू कैन से, इट्स मेयरली जस्ट एन एक्सप्रेशन। तो इसको याद नहीं रखना, ये मैंने आपको मजे मजे के लिए एम ही बता दिया। ठीक है, इसको याद नहीं रखना। चलिए अब देखिए, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर था उसको मेजर किया गया, अलग अलग तरीके की डिवाइसेस बनाई गई। तो उसी तरीके से जो हम मरकरी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जो मरकरी की जो आपने देखा होगा थर्मोमीटर्स होते हैं डॉक्टर के पास, पतला सा होता है, उस पतले से में वो एक धागे जैसा व्हाइट कलर की मरकरी को रीड करता है। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में होते थे ना डिजिटल थर्मोमीटर से पहले, कि वो जीभ के नीचे रखते थे या तुम्हारी आर्मपिट में रखते थे, और फिर डॉक्टर उसको, पतली सी येलो कलर का होता था थर्मोमीटर, उसको फिर रीडिंग देखते थे उसकी। तो एक्चुअल में क्या होता था, वो जो थर्मोमीटर थे, दोज थर्मोमीटर्स वर बेस्ड ऑन मरकरी। ठीक है, और मरकरी क्या होता था, मरकरी एक ऐसा मटेरियल है जो रूम टेम्परेचर पे एज अ लिक्विड होता है। ठीक है, और वो लिक्विड क्या होता है, हीटिंग होने पर वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, और वही थर्मोमीटर का बेसिस बनता है। तो एक्चुअल में जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने पहुंचे, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया गया, सो व्हाट दे डिड एक्चुअली, उन्होंने एक बहुत पतली सी कैपिलरी ट्यूब ली। देखो कांच की बहुत पतली सी, जैसे आपने थर्मोमीटर में देखा होगा बहुत ही पतला सा धागा दिखता है, यानी कि बहुत पतली सी उन्होंने एक कैपिलरी ट्यूब ली, और उस कैपिलरी ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया, यानी कि उसमें वैक्यूम क्रिएट करके रखा हुआ था, और फिर उल्टी करके वो किसी मरकरी, देखिए मरकरी को किसी एक भगोने में रखा, भगोना मान लो, जार मान लो, दैट द मरकरी वाज पुट इन अ ओपन जार। तो उस पूरी मरकरी पर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, P-ATM, क्योंकि खुले में रखा है, और उस पर हमने कैपिलरी को उल्टा करके रख दिया। उस मरकरी के लिक्विड के सरफेस पर हमने क्या किया, एक कैपिलरी को उल्टा करके रख दिया। इस कैपिलरी के अंदर वैक्यूम है, तो हम मान लेते हैं यहां पर पॉइंट बी, और क्योंकि यहां पर वैक्यूम है, तो इसका मतलब अभी हाल फिलहाल कंडीशन में प्रेशर जो ए रहा होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए, दैट विल बी मोर देन प्रेशर एट पॉइंट बी, क्योंकि प्रेशर जो पॉइंट ए पर जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन पॉइंट बी के ऊपर वैक्यूम है, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर क्या ढका हुआ है, पॉइंट बी के ऊपर ढका हुआ है कैपिलरी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली वैक्यूम है, यानी कि प्रेशर एट बी ये 0 है। ठीक है, दैट मीन्स पीए पर, यानी कि ए पॉइंट पर प्रेशर जो है वो ज्यादा है, बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कम है इनिशियली। तो एक्चुअल में क्या होगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे यहां से, यहां ऊपर वैक्यूम है, यहां प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, मरकरी ऊपर फील होना स्टार्ट होगा, मरकरी ऊपर फील होता रहेगा। और जैसे देखिए, आप देख सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज, मान लो मरकरी जब ऊपर लिफ्ट होना स्टार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं इस मरकरी की वजह से इस मरकरी का नीचे वेट लगना स्टार्ट होगा, mg। ठीक है, इस मरकरी का वेट mg नीचे लगना स्टार्ट होगा, और mg लिक्विड के जो मास होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, लिक्विड का जो मास होता है उसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। तो दिस mg इज फोर्स, सो प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो mg बाय ए, दिस विल बी mg बाय ए, दैट मीन्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम एंड रो को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट इंटू रो डिवाइडेड बाय ए इंटू जी। सो आर प्रेशर विल बी h रो g, दिस इज योर प्रेशर। ठीक है, यानी कि वेट की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा दैट विल बी h रो g। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब लिक्विड धीरे धीरे मरकरी ऊपर फ्लो करता रहेगा, एक हाइट पर जाकर वो रुक जाएगा, और वो क्यों रुकेगा, क्योंकि उसके वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया होगा। ठीक है, उसके वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया होगा। यानी कि नाउ मान लीजिए मरकरी जो है h हाइट तक चला गया, h हाइट तक इस मरकरी, जो ये कैपिलरी थी, इस कैपिलरी ट्यूब में h हाइट तक चढ़ गया मरकरी, यानी कि अब मरकरी का वेट जो था वो कहीं ना कहीं प्रेशर लगा रहा होगा h रो जी, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, इसलिए वो इतनी हाइट पर जाकर रुक गया। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाएंगे और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो इसमें ये और ज्यादा ऊपर जाएगा, हाइट और ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि कंडीशन ऐसी आई, व्हेन प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू h रो जी, एंड दिस रो इज अबाउट व्हाट, मरकरी, रो m। ठीक है,
और मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। और जो मान लीजिए वो हाइट जो थी, वो हाइट हमने जब मेजर किया, दैट हाइट वाज कमिंग आउट टू बी 760 mm, या फिर इसको बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.76 मीटर ठीक है। और ये एसआई यूनिट ये मीटर में होती है, इसलिए हमने h इज इक्वल टू 0.76 मीटर लिया ठीक है। और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद g की वैल्यू हमने कितना पुट किया, g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब इसकी भी वैल्यू पुट की, उसको सोल्व किया गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टार्टिंग में नापा कैसे गया, हाउ डिड वी मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दोज डेज ठीक है। कैपिलरी ट्यूब लिया, उसके अंदर मरकरी की हाइट को देखा, मरकरी की हाइट को और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वेट कर दिया, मरकरी की डेंसिटी हमें पता थी और वहां पे हाइट मेजर किया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट किया। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो हुआ मरकरी के लिए। सिमिलरली जब हमने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वाटर के लिए जब सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, यानी कि इस मरकरी के कोरस्पॉन्डिंग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल वैल्यू थी, वाटर के इक्विवेलेंट भी वही आएगी। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा प्रेशर आएगा व्हेन प्रेशर ऑफ ए विल बिकम इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी ठीक है। प्रेशर एट ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, यानी कि H रो W इंटू जी ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल था, अभी इस वाले कंसेप्ट के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, H मरकरी डेंसिटी इंटू जी ठीक है, एंड हाइट ऑफ मरकरी एंड दिस इज हाइट ऑफ वाटर ओके। सो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू इंटू जी, यानी कि हाइट ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी, देयर आई एम पुटिंग m ओके ठीक है। सो दिस विल बी हाइट ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर दैट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर ठीक है। और जब इनको सोल्व किया गया, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ ऐसा यूनिट्स में ठीक है। सो 10⁻³ यहाँ पर पुट कर दिया, हाइट ऑफ मरकरी कितना था 0.76 मीटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी वाज हाउ मच 13.6 इंटू 10⁻³। सो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया एंड 13.6 को 0.76 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो द हाइट ऑफ वाटर कम्स आउट टू बी 10.3 मीटर, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग कैपिलरी में जो वाटर की हाइट होगी दैट विल बी 10.3 मीटर एंड वहीं पर जो मरकरी की हाइट थी दैट वाज 0.76 मीटर, यानी कि मरकरी की हाइट कम रही होगी और वाटर की हाइट बहुत ज्यादा जाएगी, वाटर की हाइट ज्यादा जाएगी और मरकरी की हाइट कम रही होगी। तो हाइट में डिफरेंस क्यों आया, हाइट में डिफरेंस आया डेंसिटी की वजह से, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम थी, इसलिए वाटर की हाइट ज्यादा चाहिए पड़ेगी ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर पाए। वहीं पर अगर हम मरकरी के बारे में देखें, मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मरकरी के कोरस्पॉन्डिंग सेम प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए कम हाइट लगी, दैट वाज 0.76 मीटर। दिस इज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द आइडियल गैस इक्वेशन। एक्चुअल में बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आइडियल गैस हमारा सिलेबस है, रियल गैस इक्वेशन हम इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज दैट इज नॉट इन सिलेबस। और आइडियल गैस इक्वेशन जो जनरल फॉर्म होती है दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू n हियर इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू r इज अ गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर एंड दैट इज मोस्ट यूजफुल इक्वेशन एट आवर लेवल। हमारे लेवल पे ये PV इज इक्वल टू nRT इज मोस्ट यूजफुल ठीक है। Here this temperature, this T is temperature in Kelvin and this R is the gas constant which is 8.314 joule per mole Kelvin ठीक है। This is the value of R। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम लिख सकते हैं गिवन मास दिस स्मॉल m, और यू कैन से मास ऑफ वन मोलिक्यूल और यू कैन से गिवन मास ठीक है डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो सिमिलरली हमने यहां पर जो n था, ये स्मॉल n था, इसकी जगह पर हम स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी कि कैपिटल M, स्मॉल m बाय कैपिटल M पुट कर दिया, स्मॉल m बाय कैपिटल M। सो PV तो हम इस m को इधर लेके चले गए, v को इधर लेके आ गए, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम इज योर डेंसिटी इंटू RT एंड हियर इज P इंटू कैपिटल M। सो एक इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म ये बन गई, दिस इज सेकंड फॉर्म
and the second form is now what, that pressure into molar mass that will be equal to density of gas into gas constant into temperature. So this is second form. और कई बार ये इक्वेशन भी यूजफुल होती है, लेकिन याद रखिए कि हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल ये वाली इक्वेशन है. चलिए, अब नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, एंड दैट इज इक्वल टू गिवन मोलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर. गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी कि गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर मैं n से रिप्रेजेंट करता हूं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर आप सबको पता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. ठीक है, दिस इज एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देता हूं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल n, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स. सिमिलरली हमने फिर से ये जो फर्स्ट आइडियल गैस की इक्वेशन थी मोस्ट यूजफुल वाली, उसमें फिर से हमने n की वैल्यू पुट कर दी, कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na इंटू RT. नाउ वी आर डूइंग व्हाट, तो मैं अगर इस R और Na को कंसिडर करूं, R बाय Na, R भी एक कांस्टेंट है, Na भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट का रेशियो भी एक कांस्टेंट होगा, जिसको हमने नाम दे दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, सॉरी, यानी कि गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय योर एवोगैड्रो नंबर, दैट शुड बी इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है, सो PV इज इक्वल टू N, R by Na is your K, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट NKT, PV is equal to NKT. This is third form of your ideal gas equation. This is third form. Value of R was 8.314 and Na Avogadro number is 6.02 into 10 to the power 23, और दोनों का रेशियो लिया गया. So this is the value for Boltzmann constant and this is your unit joule per Kelvin. This is the unit for Boltzmann constant and the value is 1.38 into 10 to the power minus 23. So that is also a constant, यानी कि Boltzmann constant is nothing but the ratio of gas constant to the Avogadro number. Now if the amount of gas is fixed, that means number of moles are fixed, then PV is equal to nRT में अगर ये n फिक्स हो गया, ये n भी फिक्स हो गया, n and R, this n and R both are constant now because n is fixed, then PV by T is equal to nR is equal to constant. तो इसीलिए अगर हम दो स्टेट्स में गैस को कंपेयर करते हैं, सो इट विल बी P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, और ये आपको बाद में समझ में आएगा. ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचना मत. जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, व्हेन आई विल मेक यू सोल्व क्वेश्चंस, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, एंड देन वी विल गो फर्दर इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. Thanks for watching the video, and if you like the video, please do like, subscribe our channel and please share with your friends. And हमने एक और इनिशिएटिव लिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड होगा, जहां पर हम हर वीडियो के बाद उस वीडियो की PDF नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट.